हाँ जी, कैसे हो सारे। स्वागत है आप सभी का हमारी सफलता के प्रयास की ऑनलाइन क्लासेज में। अभी 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं आ पा रही थी क्योंकि भारी बारिश के कारण स्टूडियो में नहीं आ पा रहे थे। पानी भर गया था बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इसीलिए आपकी क्लास नहीं आ पा रही थी। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आज हम देखते हैं आपके पशुओं की नस्लों के बारे में। नस्लों के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे, जानेंगे उसकी कुछ शब्दावली है, कुछ 10-12 उनके बारे में कि क्या होती हैं। तो महत्वपूर्ण शब्दावली जानेंगे। इसमें आपके पहले नंबर पर आती है गाय। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय यार हम सभी जानते हैं यार, इसको क्या पढ़ना, क्या है ये गाय। तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये भी पढ़ना जरूरी है। कभी कभी आ जाते हैं कि गाय किसे कहते हैं। तो जो मादा पशु होती है, गाय में जो मादा पशु होती है वो कम से कम एक बार बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को जन्म दे देती है। उसके बाद उसे गाय कहा जाता है, नहीं तो उसे बछिया या बच्ची कहा जाता है। ठीक है। नंबर 2 पर आते हैं आपके मवेशी। मवेशी क्या होते हैं? मवेशी आपने सुना होगा कि कई लोग होते हैं गांव में कि सभी पशु होते हैं उनको मिलाकर मवेशी बोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो गाय है केवल गौवंश है, उसी को हम मवेशी बोलेंगे। गौवंश में जैसे आपके बैल, गाय, सांड, बछड़ा जितने भी आते हैं गौवंश के अंतर्गत, उन सभी को मवेशी बोलेंगे। नंबर 3 पर आता है आपका ईपर। ईपर क्या होता है? जब पशु 2.5 से 3 साल का हो जाता है तो उसके सेक्स ऑर्गन होते हैं वो फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं, पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं, वह सेक्स करने के लिए मैच्योर हो जाता है, तो उसे ईपर कहा जाता है, ईपर कहा जाता है। ठीक है। नंबर 4 पर आता है आपका डोकिंग। डोकिंग क्या होता है? आपकी भेड़ों में आपने देखा होगा कि उनकी पूंछ क्या है, ज्यादा लंबी होती है, तो वो जमीन को टच करती हुई चलती है। भेड़ों में की जाती है, जमीन को टच करती हुई चलती है, तो उसकी पूंछ को काटना डोपिंग कहलाता है। और पूंछ को क्यों काटते हैं? तो उसका कारण होता है परजीवियों से रक्षा के लिए, क्योंकि पूंछ के जरिए जो परजीवी होते हैं ना, वो आपके ऊपर चढ़ जाते हैं तथा कई बीमारियों का कारण बनते हैं। इसीलिए भेड़ में पूंछ काटने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। नंबर 5 पर है आपका कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म है चोंच मारने की प्रवृत्ति। आपके जो कुक्कुट वंश है, मतलब जो मुर्गी है, उनमें आपस में चोंच मारने की प्रवृत्ति होती है, उसे हम कैनाबोलिज्म बोलते हैं। अब क्या है राशन? राशन क्या कहलाता है? राशन तो चाहे पशुओं में चाहे आपके आदमी इंसानों में हो, राशन कहते हैं पशु को 24 घंटे में दिया जाने वाला आहार राशन कहलाता है। क्या है? 24 घंटे में पशु को 24 घंटे में दिया जाने वाला आहार राइटिंग पर मत जाना, जो बोल रहा हूँ उसे नोट कर लेना, क्योंकि राइटिंग तो बहुत ज्यादा गंदी है, मुझे भी पता है इसका, कोई दिक्कत नहीं। राशन पशु को 24 घंटे में दिया जाने वाला आहार होता है। डाइट क्या होता है? और डाइट आपने कई लोगों से भी सुना होगा कि आज तुम्हें डाइट पर हूँ। तो डाइट का मतलब क्या होता है? पशु को केवल एक समय में दिया जाने वाला आहार या भोजन डाइट कहलाता है। एक समय में पशु को दिया जाने वाला भोजन या आहार डाइट कहलाता है। आपका बुलक। बुलक किसे कहते हैं? बुलक ये अलग अलग होते हैं, कहीं एक ही में समझना, बुल और बुलक दोनों अलग अलग होते हैं। तो आपका बुलक होता है बधियाकृत नर। बधियाकृत नर मतलब उसको वो सेक्स करने के लिए मैच्योर नहीं होता, मैच्योर तो होता है पर मतलब वो एलिजिबल नहीं होता। उसके जो अंडकोश वगैरह होते हैं उनको कुछ ही कारण से या तो उनको नष्ट कर दिया जाता है, किसी मतलब वो बधियाकृत कर दिया जाता है उसको। ठीक है। और स्टीर, हाँ इसके बाद आता है स्टीर। स्टीर क्या है? स्टीर आपका वही है, बधियाकृत नर को स्टीर कहते हैं हम। और फिर आता है आपका बुल। बुल कैसे कहते हैं? जो कहा गया, हाँ अबधियाकृत नर, अबधियाकृत नर, अबधियाकृत नर होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं?
डेयरी फार्मों में गर्मी में आई मादाओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं, उनकी पहचान करने के लिए। जब डेयरी बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं उनमें गर्मी में आई मादा की पहचान के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। टीजर बल्ब, टीजर बल्ब क्या होता है? ये नसबंदीकृत बैल है, इसका भी प्रयोग हम डेयरी फार्मों में गर्मी में आई मादा के लिए करते हैं। हाँ ठीक है, अवधिया करते हैं, इसका तो हम प्रजनन के लिए करते हैं, सॉरी। टीजर बोले इसका करते हैं, जो नसबंदीकृत बैल होता है इसका डेयरी फार्म में गर्मी में आई मादाओं की पहचान के लिए। अब आपका स्पेयर, स्पेयर क्या है? यह आपकी बधियाकृत मादा होती है। अब यार आप सोच रहे होंगे कि बधियाकृत मादा, मादा को क्यों हम बधियाकृत करेंगे? तो इसके कुछ कारण है, जैसे कि कोई मादा है, गाय मादा है या फिर भैंस है गाय, आप गाय का ही उदाहरण ले लो, तो उसमें कई क्या है ऐसे उनकी दूध कम देती हैं, जैसे 2-1 लीटर दूध दें, तो ऐसी को मतलब ऐसी नस्ल को बढ़ाने में क्या फायदा जो दूध ही ना दे, ऐसे कोई आर्थिक लाभ ना हो। क्योंकि आदमी अपनी, कोई भी अगर इंसान है अगर किसी पशु को पालता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ छुपा होता है। अब गाय को क्यों पालेगा भाई? दूध प्राप्त करने के लिए, दूध के लिए पालेगा गाय को। अब वो दूध ही नहीं दे रही है, उसे पालने का क्या फायदा? और ऐसी नस्ल अगर कोई पालेगा नहीं तो उसमें भी भाई सभी का घाटा है, वैसे चारा वारा सब नष्ट होगा इसके लिए। या फिर कोई उसे आनुवांशिक रोग है, मतलब पेट से ही रोग है, जो उसके बच्चों को भी होने में उसकी संभावना है, तो ऐसे में उसे बधियाकृत कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपकी शब्दावली। फिर देखते हैं हम इसके कि पशुओं को पालने के लिए उनकी महत्वपूर्ण क्या क्या हुए उद्देश्य हैं। इसी तरह से गाय भैंस भेड़ बकरी इन सभी को पालते हैं, तो इनको पालने में कोई ना कोई उद्देश्य तो होता होगा ना, वैसे ही तो पालते नहीं है। तो उस उद्देश्यों को जानेंगे कि क्या उद्देश्य है। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट करते जाएं, ये बहुत ही अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है, ले लो आप। हो गया, इसे मिटाते हैं, रोक के कर लेना आप। ठीक है, बारिश ने तो हालत खराब कर रखी है 4-5 दिन से, क्या करें? आपकी क्लास भी रुक गई थी, कर भी नहीं सकते यार, कुछ पढ़ सकते हैं तो पढ़ो, क्या करें, यही काम है पढ़ना अपना। तो अब देखते हैं आपकी विभिन्न नस्लों के मुख्य उद्देश्य। ठीक है, विभिन्न पशुओं के मुख्य उद्देश्य। किसी भी पशु को पालने में उसका क्या उद्देश्य है? गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट, इन सबको पालने में इंसान का क्या अपना खुद का उद्देश्य है? तो पहले देखते हैं आपकी गाय, सबसे महत्वपूर्ण है गाय। आप ही बताओ, वैसे गाय को हम क्यों पालते हैं? गाय को पालने का क्या उद्देश्य है लोगों का? वही है दूध प्राप्त करना, पहला उद्देश्य है आपका दूध प्राप्त करना, दूध प्राप्त करना। दूध प्राप्त करना, और भी क्या कुछ काम आती है गाय? आती है, जरूर आती है, और आती है आपका कृषि कार्यों के लिए, कृषि कार्यों के लिए। कृषि कार्यों के लिए ये हो गए आपके गाय के मुख्य उद्देश्य। कृषि कार्यों के लिए, बोझा ढोने के लिए वगैरह इसमें काम में लिए जाते हैं। नंबर 2, भैंस। भैंस को देखते हैं, भैंस को पालने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं आपके? तो भैंस को पालने के लिए आपका पहला उद्देश्य
दूध प्राप्त, ठीक है, वही दूध प्राप्त करना, देख लेना इसको। दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है? दूसरा सोच रहे हो कृषि? नहीं, दूसरा भैंस को पालने का मुख्य उद्देश्य है मांस प्राप्त करना, मांस प्राप्त करना। इंग्लिश में बोल रहा हूं, नोट कर लेना, प्राप्त करना, ये मांस प्राप्त करना। नंबर 3 पर है आपकी भेड़ या बकरी? भेड़, भेड़, भेड़ को पालने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? ऊन प्राप्त करना, पहला तो ऊन प्राप्त करना, उसके बाद आपका क्या है? ऊन प्राप्त करने एक और उद्देश्य है दूध, थोड़ा बहुत दूध भी देती है तथा मांस, मांस उत्पादन, मांस उत्पादन, मांस उत्पादन तथा दूध, दूध प्राप्त करना है, दूध उत्पादन। ये हो गया आपके भेड़ के उद्देश्य। अब आपकी बकरी, बकरी को पालने के लिए क्या उद्देश्य है आपके? सबसे पहला उद्देश्य बकरी को पालने का मांस उत्पादन करना, मांस उत्पादन, मांस उत्पादन, मांस उत्पादन। उसके बाद क्या है? बकरी का दूसरा मुख्य उद्देश्य है दूध प्राप्त करना, दूध, मांस के बाद दूध प्राप्त करना। दूध प्राप्त करना, इसे रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है, क्योंकि आप इससे कहीं भी कभी भी 24/7 कहीं भी दूध निकाल सकते हैं। बकरी का अगर इमरजेंसी में दूध की जरूरत पड़ जाती है तो बकरी का कहीं भी दूध निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 पर आता है आपका ऊंट, राजस्थान का मुख्य पशु है ऊंट। अब ऊंट को पालने का क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो ऊंट को पालने के लिए आपके मुख्य उद्देश्य आपके सवारी ढोने के लिए, जैसे आपके जैसलमेर, जोधपुर वगैरह में टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा ऊंट पाले जाते हैं, सबसे ज्यादा वहीं पे ऊंट पाए जाते हैं। तो वहां पे क्या उद्देश्य रहता है? सवारी ढोने के लिए, ठीक है, सवारी, सवारी ढोने के लिए। उसके बाद क्या है आपका? बोझा ढोने के लिए तथा कृषि कार्यों के लिए, सवारी बोझ, बोझ ढोने के लिए, बोझ ढोने के लिए। उसके बाद कृषि कार्यों में इसका प्रयोग लिया जाता है, थोड़ा बहुत, कृषि कार्यों में इतना नहीं लिया जाता है पर फिर भी कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट। इसके बाद आती है आपकी मुर्गी, नंबर 6। मुर्गी को पालने के लिए मुख्य 2 उद्देश्य हैं, मांस प्राप्त करना, अंडा उत्पादन। तो पहला है अंडा उत्पादन, या पहला आप मान लेते हैं मांस, सबसे ज्यादा मांस ही उत्पादित किया जाता है इससे, तो मांस उत्पादन, मांस उत्पादन तथा अंडा उत्पादन।
अंडा उत्पादन। तो ये हो गए आपके पशुओं को पालने के मुख्य उद्देश्य कि गाय भैंस इनको क्यों पाला जाता है, इनका कारण क्या है पालने का। वैसे तो पाले ही नहीं, ऐसे तो है नहीं, इंसान इतने बेवकूफ भी नहीं है, अपना कुछ उद्देश्य है इसमें तभी तो पालते हैं। तो ये उनके मुख्य उद्देश्य हो गए। स्क्रीनशॉट ले या फिर इसको साथ ही साथ आप नोट करते चलें, फिर साथ के साथ आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे नोट करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको याद भी होता चलेगा, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो वही है, बाद में आप लिखोगे नहीं लिखोगे टाल दोगे, चलो लिख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके मुख्य उद्देश्य हो गए। आगे देखते हैं इसमें। आगे पशुओं की नस्लों में आप देखेंगे गाय, सबसे पहले गाय। गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है, तभी तो पढ़ रहे हैं। गाय पहले बोल रहा हूँ, राइटिंग पे मत जाना, वो तो मुझे पता है, बहुत अच्छी है मेरी, कमेंट में वाह वाह भी लिख देना, ठीक है। गाय तो गाय की विभिन्न नस्लों के बारे में जानेंगे, इसके उद्देश्यों के बारे में, कहाँ पर ये पाई जाती हैं, इनको किन भागों में वर्गीकृत किया गया है, कितनी इसकी नस्लें हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो गाय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, या इनको मतलब इनके काम के आधार पर इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। आपके नंबर 1 पर आती है आपके दुधारू नस्लें। दुधारू दुधारू नस्लें, दुधारू नस्लें। नंबर 2 द्विकाजी, जो दो काम दुधारू नाम से समझ रहे होंगे, जो सबसे ज्यादा दूध देती हैं। इसके बाद आती हैं आपकी द्विकाजी नस्लें। द्विकाजी नस्लें 1 2। नंबर 3 पर आती हैं आपकी भारवाही। सर छोटे पड़ गए, बोल ऊंचा हो गया। दुधारू नस्लें, द्विकाजी नस्लें और आपकी भारवाही नस्लें। तो क्या होती हैं दुधारू नस्लें? इनको पालने का एक ही उद्देश्य होता है, केवल दूध प्राप्त करना इनसे। ये वो नस्लें हैं जो सर्वाधिक दूध देती हैं, तो इनको सिर्फ दूध प्राप्ति के लिए पाला जाता है। इसमें कौन नोट करो, इनको सिर्फ दूध प्राप्ति के लिए पाला जाता है। पाला जाता है। दुधारू नस्लों को केवल दूध प्राप्ति के लिए पाला जाता है। द्विकाजी नाम से ही समझ रहे होंगे, भारवाही नाम से ही समझ रहे होंगे। भारवाही तो सॉरी द्विकाजी द्विकाजी वे नस्लें होती हैं जो कि अच्छा दूध उत्पादन भी करती हैं तथा ये थोड़ी बहुत कृषि कार्यों में भी निपुण होती हैं। तो इनको दूध प्राप्ति व कृषि कार्यों के लिए, दोनों के लिए पाला जाता है। तो इनको कृषि कार्य
कृषि कार्य व दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। वे पूरी लाइन यूं लिख रहा हूँ कि आप साथ के साथ नोट करते चलें, वरना शॉर्ट में भी मैं लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो आप साथ के साथ नोट करते चलें। और ये भारवाही आप नाम सीख चुके होंगे, केवल भार ढोने के लिए, मतलब केवल कृषि कार्यों के लिए इनको पाला जाता है, केवल कृषि कार्यों के लिए पाला जाता है। तो ये तो हो गई तीनों प्रकार की आपकी नस्लों के इनको पालने का उद्देश्य क्या है। अब ये दूध उत्पादन कितना देती हैं वो भी जानना जरूरी है। अब गाय है तो गायों को पालने का मुख्य उद्देश्य तो वही होता है आपका दूध प्राप्ति। ठीक है, तो उसमें दूध उत्पादन देखते हैं, दूध उत्पादन दूध उत्पादन कितना देती है ये आपकी, तो ये आपकी 1500 से 2500 लीटर प्रति व्याम। ठीक है, कितना, 1500 से 2500 लीटर प्रति व्याम, ठीक है। दुधारू नस्लें कितना दूध उत्पादन देती है, 1500 से 2500 लीटर प्रति व्याम। दो काजी कितना देती है, वही आपका कितना, 1000 से 1200 या 1500, 1000 से 1500 मान लो, सॉरी 1000 से 1000 ज्यादा हो जाएगा, 1200 से 1500 लीटर प्रति व्याम। मतलब आपके एक व्याम में दुधारू नस्लें 1500 से 2500 लीटर दूध देती हैं, तथा द्विकाजी 1200 से 1500, तथा आपकी जो भारवाही नस्लें हैं ये नाममात्र तो नहीं, नाममात्र ही समझो आप, 2 से 3 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से, या फिर आप लगा दो 700 से दूध उत्पादन द्विकाजी दूध उत्पादन, भारवाही दूध उत्पादन कितना देती है, भारवाही दूध उत्पादन याद है आपकी दूध उत्पादन 700 से 1200 लीटर प्रति व्याम। ये इसे नोट करते चले आप साथ के साथ, अच्छे से नोट करें। मेरे से अच्छी राइटिंग वैसे नहीं दे सकते आप, कैसे भी लिख लो ना, तो मुझे पता है, खुद पे विश्वास है, फिर भी आप नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कर रहा था, सीरियस मत ले जाना कहीं। तो इनको उद्देश्य हो गए, दूध उत्पादन हो गया, अब क्या रहेगा, अब आपके ठीक है, ओके, उनके नरों के बारे में बात कर लेते हैं। जो दुधारू नस्लें द्विकाजी भारवाही होती हैं, इनके नर होते हैं ना, बहुत ज्यादा सुस्त प्रकृति के होते हैं। दुधारू नस्लों के जो नर होते हैं बहुत ज्यादा सुस्त प्रकृति के होते हैं। ये मतलब काम नहीं करते, आराम से मजे लेते हैं, मेरे से काम नहीं हो रहा तुम करो, उसके लिए भारवाही छोड़ रखे हैं। ये ऐसे फुर्तीले होते हैं, जैसे आपने देखा होंगे कई भारवाही नस्लों के, जैसे नागौरी के बैल होते हैं, सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाले, अगर इंडिया में कोई बैल है तो वो है नागौरी नस्ल के बाद, जो कि भारवाही के अंतर्गत आती है नस्लें नागौरी। और आते हैं आपके, एक मिनट,
नागौरी, इसमें देखते हैं आपको सिंधी, या ऐसे रेड सिंधी भी कहते हैं, ठीक है। नस्लें बता रहा हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी नस्लें आती है। सिंधी और आती है आपकी साहिवाल, सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी और देवनी, ये आती हैं। डिटेल में आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक दो दो देख लो कौन कौन सी आती हैं। इसमें आपकी आती है हरियाणा, नस्ल का नाम है हरियाणा या हरियाणवी, हरियाणवी, ठीक है। थार पारकर जो कि पाकिस्तान में एक स्थान का नाम है, थार पारकर जिला है, वहां पे उसके नाम पर इसका नाम है। और वही है आपकी नीली माई और अंगोरा, अंगोरा, गावलाओ, डारी, वो दाढ़ी होती है, कौन सी होती है वो, और वो सॉरी कौन सी है आपकी कामधेनु जिसे बोलते हैं, कौन सी है याद नहीं आ रहा, कोई करीब दो देवनी, देवनी तो इसके अंतर्गत आती है। चलिए यही हरियाणा, थारपारकर, देवनी वगैरह और नागौरी। केन का था, केन का था, और खिल्लारी, ये आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाले बैल किसके होते हैं, भारवाही नस्लों के होते हैं, जो कि नागौरी के अंतर्गत, नागौरी के होते हैं, जो कि भारवाही के अंतर्गत आती हैं। तो काली होती है, ये थोड़ा बहुत कृषि कार्य भी कर लेते हैं, ज्यादा नहीं होता इनसे, और तथा दूध उत्पादन भी अच्छा देते हैं, ठीक है। इनमें सबसे यही महत्वपूर्ण नस्लें हैं हरियाणा और थारपारकर। और आपकी दुधारू में तो आपके ये बैल तो किसी काम के होते नहीं है, ये केवल प्रजनन वगैरह के लिए इसी काम के लिए होते हैं, इनसे कृषि कार्य वगैरह नहीं लिया जाता है। इसको नोट कर लें आप अच्छे से, साथ ही साथ कर लिया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लें, मिटाता हूं मैं, ठीक है। कोई गलती हो रही हो कहीं से तो आप बता सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है यार, अभी तो हम भी यार इंसान ही, गलती हो जाती है या फिर कहीं से थोड़ा कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, हम उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, और जो कुछ भी होगा आपसे अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वैसे आपकी मर्जी है यार, हम तो अच्छा देने का प्रयास करेंगे, आपको कंटेंट जितना होगा उतना अच्छा देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं, आपकी 3 भागों में विभाजित कर दिया, तो पहले पढ़ेंगे हम दुधारू नस्लें। दुधारू नस्लें के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं वो देखते हैं, ठीक है। दुधारू नस्लें, दुधारू नस्लें दुधारू नस्लों के अंतर्गत आपकी एक ट्रिक से याद करने की कोशिश करें, वैसे इसमें ज्यादा नहीं है, वही आपकी 5 नस्लें हैं, उनको देखते हैं। एक ट्रिक है आपकी, ट्रिक ट्रिक के माध्यम से सभी नस्लों को याद करेंगे, इससे आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। इसकी ट्रिक है आपकी सिर्फ केवल, इसमें भी 5 अक्षर हैं तो 5 ही आपकी नस्लें हैं, ठीक है। सीसा, गिरादे, गिरा दे, ये हो गया आपकी ट्रिक। और भी अगर याद करना चाहे तो आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, वैसे आपकी सभी दुधारू नस्लें हैं वो इसी में हो जाएंगी। शीशा गिरा दे दूध में, या दूध में शीशा गिरा दे, कुछ भी आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो शीशा गिरा दे, इसमें आपकी एक तो हो गई शीशा से, सी से सिंधी, रेड सिंधी, ठीक है, रेड सिंधी, रेड सिंधी, ठीक है। और एक हो गई आपके इस सा से, कौन सी, साहिवाल,
साहिवाल, ठीक है। शीशा गिरा दे, गी से गिर, मुंशी गिर, शाबाश। और रा, रा से कौन सी है, राठी, राठी। और एक और बची दे, याद आ गया होगा वैसे तो, दे से देवनी। तो आपकी दुधारू नस्लों के अंतर्गत तो आती है 5 नस्लें आती हैं केवल, सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी और देवनी। कितनी हो गई, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, गिनती से बोली मैंने, 1 2 3 4 5 हो गए, ये हो गई। तो आपकी दुधारू नस्लों के अंतर्गत ये 5 आती हैं, ये हो गई, इनको नोट कर लें। इसके बाद देखते हैं आपकी द्विकाली नस्लें। द्विकाजी या द्विप्रयोजनी, अगर शुद्ध तरीके से ले तो द्विप्रयोजनी नस्ल, ठीक है। नंबर 2, उसमें नंबर 1 डाल लेना, द्विप्रयोजनी। ये हो गई आपकी द्विप्रयोजनी। सीधा डंडा, आ से अनार, बड़े आ से बड़ा अनार, और क्या द्विप्रयोजनी। तो द्विप्रयोजनी के लिए आपकी एक ट्रिक है, ट्रिक। तो ये ट्रिक से याद करा रहे हो सब सभी को। आपकी ट्रिक है, हरी थारा, हरी थारा, नीर, नीर जल का पर्यायवाची नीर, अंग पर, अंग पर डालकर, अंग पर डालकर काम बना दो, काम बना दो। तो इसमें लेते हैं आपकी कौन कौन सी नस्लें आती हैं। ट्रिक है आपकी, हरी तारा नीर, अंग पर डालकर काम बना दो। तो उसमें हरी, हरी से लेते हैं, कौन सी है, अभी बताई थी, हरियाणा या हरियाणवी, हरियाणा या हरियाणवी। ये हो गई आपकी हरी तारा। तारा मीन्स क्या है, तारा कौन सी नस्ल आएगी, बताओ बताओ जल्दी सी। तारा से थार पार कर, तार पार कर। नीर, नीर में आपकी आएगी नी से निमादी, नी, नी, नी से निमादी। अंग पर, अंग पर या अंग ले लो आप, अंग, अंग से आ गई आपकी कौन सी, अंगोरा, अंगोरा। हरी तारा नीर, अंग पर, अंग पर डालकर, हाँ सॉरी, डालकर, डालकर, डालकर से इसकी आपकी आ गई डाढ़ी, डाढ़ी। ये हो गई, अंग पर डालकर काम बना दो, काम, सॉरी एक मिनट,
काम बना दो। तो काम से आपकी कौन सी होगी? का। का ही ले लो इसका, माँ छोड़ दो अकेला, जा मेरे पापा तू जा, नहीं है तेरी जरूरत। का। खाक से कांकरेज, कांकरेज। काम बना दो। माँ से आपकी हो गई मेवाती। मेवा का काम आ गया यार, वापस लौट के आ गई है ना। का और माँ, माँ, ये माँ पूरा मान गया इसीलिए वापस आ गया, मैंने सोचा आएगा नहीं। माँ से मेवाती। अब आपकी कोई एक आशी दो रह गई हो तो उनको भी बता दो। वैसे मेन आपकी यही है, जो मुख्य मुख्य नस्लें हैं, हरियाणा, थारपारकर, निमादी, अंगोरा, डांडी, कांकरेज और मेवाती। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आप याद करो। हरी तारा नीर अंग पर डालकर काम बना दो। क्या है? हरी तारा नीर अंग पर डालकर काम बना दो। हरी वैसे बहुत खुश हो रहा होगा, कोई लड़की इससे बोल रही हो तारा नीर अंग पर डालकर काम बना दो, है कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं आपकी कौन सी, दुधारू, द्विप्रयोजनी, इसके बाद बारवाई। ठीक है, इसको आप नोट कर लो अच्छी तरीके से, मिटा दूं? ओके, ये रेल चला दी। ऐसे कर रहे हो सर, बच्चों की तरह है। तीसरे नंबर पर कौन सी है आपकी? बारवाई, जो बोझा ढोने के लिए केवल काम में लेते हैं, उनका काम केवल बोझा ढोने या फिर कृषि कार्यों के लिए लिया जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल, जानेंगे इसको याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। इसके अंतर्गत कितनी नस्लें आती हैं, जो भी आपकी 8, 10, 12 जितनी भी नस्लें हैं। आज की क्लास में आप अगर कोई भी चीज मिस हुई हो या फिर आपको कोई भी कमी लग रही हो तो उसको जरूर बताएं तथा अच्छे से रिवीजन करके आए कल, और जो आज पढ़ाया है उसको याद करके आए।